हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग इस वीडियो सेगमेंट में क्लास 11 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या चैप्टर है, ठीक है, कोशिका संरचना एवं कार्य। इस वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग आज डिस्कस करने वाले हैं केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है। पिछले वीडियो सेगमेंट तक हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स पर डिस्कस कर लिया था और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पर भी डिस्कस कर लिया था। हम लगभग ये चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, कुछ ही वीडियो लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा डिले मिल रहा है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स इशू होने के कारण, लाइक डाटा प्रॉब्लम्स, नेट प्रॉब्लम्स, इसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। बट वीडियो आपका कंटिन्यू मिलेगा और आप इसे अच्छे से तैयार करते रहे। आइए हम देख लेते हैं आज के वीडियो सेगमेंट में हम कंप्लीट ये जो टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यह कई दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण है। नीट की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अन्य जितने भी बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम्स होंगे कॉम्पिटेटिव, उनके लिए अति महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में हम सभी लोग क्लियर करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए केंद्रक के लिए निर्मित किया गया। केंद्रक क्या है, केंद्रक किसे कहते हैं, इसकी खोज कैसे हुई है, केंद्रक की संरचना क्या है, केंद्रक का केमिकल कंपोजिशन क्या है, केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक का पोजीशन क्या होता है, केंद्रक का नंबर्स कैसे होता है और केंद्रक का कार्य क्या है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो सेगमेंट को। आइए जो आपका लेक्चर है शायद 12 या 13 होगा, आप देख लेंगे। इसके पहले जो लेक्चर आपको सेल वाले चैप्टर में प्रोवाइड किया गया, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केंद्रक की खोज किसने की है। सर्वप्रथम केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 में की थी, जबकि केंद्रक के पहले सेल की डिस्कवरी 1665 में ही हो गई थी। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने जब केंद्रक की खोज की तो उसके बाद लोगों के ब्रेन में बहुत सारी विचारधाराएं डेवलप होने लगी कि सेल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दो प्रकार की होते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैमरलिंग। हैमरलिंग ने ये सिद्ध किया था कि कोशिका के अंदर केंद्रक जो है या कंट्रोल सेंटर यानी नियंत्रक कक्ष होता है और ये कंप्लीट मैक्सिमम कार्यों को सेल के अंदर कंप्लीट सेंटर के रूप में कार्य करके नियंत्रित करने का कार्य करता है। दोबारा सुनेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज 1831 में की थी, जबकि हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया कि यह किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक कक्ष होता है। इसके बाद में वंशागति का केंद्र, हेरिडिटी का सेंटर या जेनेटिक्स का सेंटर या वेरिएशन का सेंटर होता है। इस बात को एक साइंटिस्ट जिनका नाम है टी बाबेरी ने सिद्ध किया। और फिर इसके बाद आगे चलकर और भी बहुत सारी डिस्कवरियां हैं, बट मैंने एक पॉपुलर डिस्कवरी नीट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन से जोड़ा है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस बात को पूर्णतया हर्षेवाचेज ने सिद्ध किया था और फिर बाद में 100% ये सिद्ध किया गया था कि डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। ये सारी डिस्कवरियां डब्ल्यू वाल्डियर, ग्रिफिथ, एफडी मैककार्ट, मैककार्टी, सटन, बाबेरी और बहुत सारे लंबी चेन श्रृंखला है जो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों पर इस पर कार्य किया है। तो डिस्कवरी की तरफ मैं फटाफट बोल देता हूँ। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। हैमरलिंग ने सिद्ध किया था कि यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। इसके बाद टी बाबेरी ने यह सिद्ध किया था कि यह वंशागति यानी हेरिडिटी का केंद्र होता है। और लास्ट टाइम में आपको समझाया जा चुका है कि यह डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, जो डीएनए ही किसी भी जीव का आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसे हर्षेवाचेज ने बैक्टीरियोफेज वायरस पर ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ प्रयोग करके सिद्ध करके समझाया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक की उपस्थिति कहाँ है, यानी इसका प्रेजेंटेशन लोकेशन कहाँ होता है। ध्यान रखें, पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन इसी के आधार पर हुआ है। यानी प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस ना के बराबर पाया जाएगा। यू मीन्स प्रेजेंट एंड कैरियन मीन्स केंद्रक, यानी इसमें केंद्रक पाया जाए। तो यानी पृथ्वी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में यह उपस्थित होता है, जबकि सभी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ब्रह्मांड की सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जबकि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। नंबर्स या संख्या हमारे ब्रेन में आना चाहिए कि एक सेल के अंदर कितना केंद्रक पाया जाता है। तो ब्रह्मांड की मैक्सिमम सेल 95% से एबव कोशिकाओं में प्रत्येक यानी अधिकतम कोशिका में एक पर सेल यानी एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है अधिकतम कोशिकाओं में। जबकि कुछ अपवाद भी हैं,
ब्रह्मांड की कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जीवों की जिनमें प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। लाइक आपने एक जीव, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज द पैरामीशियम। पैरामीशियम में आपने पढ़ा ऊपर की तरफ एक न्यूक्लियस दिखाई दिया जिसे माइक्रो न्यूक्लियाई, जबकि नीचे की तरफ मैक्रो न्यूक्लियाई पाया जाता है, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक। यानी पैरामीशियम जैसे जीवों में प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं में 2 से भी अधिक यानी अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिस की कोशिका में या फिर फिनोसाइट्स कोशिकाओं में सेल्स के अंदर या आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, बट कुछ ऐसी सेल्स ब्लड्स में हैं जिनके अंदर 1 से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान रखें, ज्यादातर कोशिकाओं में 1 केंद्रक, पैरामीशियम जैसे जीवों में 2 केंद्रक, जबकि कुछ एस्केरिस और फिनोसाइट्स कोशिका में 1 से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। पोजीशन देख लेते हैं। एनिमल सेल में पोजीशन मतलब ये बीचों बीच होगा, कॉर्नर पे होगा, या किसी सेल्स के अंदर किस भाग में पाया जाएगा। तो एनिमल सेल में इसकी जो पोजीशन है मैंने डायग्रामेटिक समझाया है। दिस इज द सेल, ये सेल के बीचों बीच उपस्थित होता है जंतु कोशिका के अंदर, जबकि यह एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में ये बैकवर्ड होगा, जबकि यह थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स जैसे एल्गी में या चारों तरफ एक लेयर से जुड़ा होता है जहां पर रसधानियां इनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका पोजीशन एनिमल सेल में मध्य में होता है, प्लांट सेल में किनारे की तरफ होता है, जबकि यूलोथ्रिक्स जैसे शैवालों में यह विशेष प्रकार की संरचना में पाया जाता है। देन इसके बाद आते हैं केमिकल कंपोजिशन, यानी इसका रासायनिक संगठन क्या है। केंद्रक के अंदर 80% तक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि 20% केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, और ट्रेस अमाउंट में यानी मिनिमम अमाउंट में आरएनए भी पाया जाता है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, यानी केंद्रक की संरचना क्या है। तो केंद्रक की संरचना को पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। केंद्रक सेल के अंदर जो विशेष संरचना के रूप में डेवलप होता है, जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। केंद्रक के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलोप के रूप में बनी होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के रूप में निर्मित होती है। यानी यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलोप होती है, जिसके बाहर बाह्य झिल्ली और अंदर की तरफ आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। इसके बाहर की तरफ थोड़ा अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट दिखाऊं तो ये सेल होगी, और इसके बाहर की तरफ द्रव्य जो प्रेजेंट होगा या साइटोप्लाज्म होगा, जबकि इसके आंतरिक भाग में केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। तो केंद्रक चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक कंप्लीटली न्यूक्लियर एनवेलोप का फॉर्मेशन करती है, जिसके बाहर बाह्य झिल्ली और अंदर की तरफ आंतरिक झिल्ली पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक के बाहर आप लोगों को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया है, बता दिया है कि केंद्रक के बाहर फ्लैटेंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह 2 प्रकार का भी होता है, आरईआर और एसईआर। कुछ पर राइबोसोम अटैच होते हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ हम आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बहुत सारे लिक्विड्स मेटल के रूप में, मटेरियल्स के रूप में पदार्थ भरे होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी लिक्विड मटेरियल होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसके आंतरिक भाग में हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ मुख्य भाग संरचना पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, और यही क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा जैसे कोशिका के अंदर केंद्रक कंट्रोल सेंटर होता है, उसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस इस पूरे केंद्रक के अंदर कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा और सुन लेते हैं, जगह जगह पर केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक आवरण बीच बीच में रैप्चर्ड होता है, जो साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है। यानी केंद्रक झिल्ली के मध्य में बीच बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र भी कहते हैं। इसके अलावा केंद्रक के आंतरिक भाग की जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम यम साइड यानी मैट्रिक साइड, जबकि बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मिक साइड या सी साइड कहलाती है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और भी कुछ चीजें जान लेते हैं। इसके अंदर डीएनए जो गुणसूत्र के साथ क्रोमैटिन में पाया जाएगा, उसके द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, यानी अनुलेखन की प्रक्रिया यहीं पर होती है।
इसके अलावा न्यूक्लियोलस से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स और विशेष प्रकार के केमिकल्स भी स्रावित होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में सहायता करते हैं। तो एक बार मैं स्ट्रक्चर रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। केंद्रक के चारों तरफ एक डबल हेलिकल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच बीच में रैप्चर्ड होती है जिससे द्वारा न्यूक्लियोपोर्स यानी केंद्रक छिद्र का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुख्य रूप से न्यूक्लियर इन्वेलोप का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ मुख्य भाग पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं और यही गुणसूत्र या क्रोमोसोम का भी निर्माण करता है। इसके अंदर कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं जो इस पूरे केंद्रक के क्रियाविधि या कार्यों को नियंत्रित करता है। और एक सतह पर चारों तरफ एक विशेष प्रकार की फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और कुछ पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जान लेते हैं, इसमें जो एक पार्ट है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, इसकी डिस्कवरी फोंटेना ने की थी, जो मैं अलग पढ़ाऊंगा नहीं, कई बार पूछा जा चुका है कि केंद्रिका की खोज किसने की है। फोंटेना नामक साइंटिस्ट ने केंद्रिका की खोज की है। आइए केंद्रक के कार्यों को देख लेते हैं। केंद्रक के अनेक कार्य हैं, विकास मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि हैमरलिंक ने बताया है कि यह कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब ये सेल के अंदर लगभग 80% प्लस कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज आल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसे हम कोशिका का मुख्य केंद्रक यानी कोशिका का मुख्य नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे, दिस इज द आल्सो जेनेटिक सेंटर ऑफ सेल, या कोशिका का जेनेटिक या वेरिएशन सेंटर या हेरिडिटी सेंटर होता है। विकास पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षण पुत्र में जाते हैं, तो उसके लिए डीएनए उत्तरदायी होता है और डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक द्रव्य में ही पाया जाता है, इसलिए केंद्रक को हम हेरिडिटी और द जेनेटिक्स का सेंटर या कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं, यानी कंट्रोल सेंटर के साथ या जेनेटिक्स और हेरिडिटी का सेंटर भी होता है। तीसरा मुख्य कार्य है, केंद्रक के अंदर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में केंद्रक का अहम रोल है, इसलिए यह केंद्रक का प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर या कंट्रोल सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के रसायनों को स्रावित करता है, यानी यह न्यूक्लियोलस सेंटर भी होता है। और भी अनेक कार्य केंद्रक के हैं जिनको ठीक है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों पर हमने डिस्कस किए हैं। तो दिस इज द कंप्लीट वीडियो अबाउट द न्यूक्लियस। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इसे अच्छे से तैयार करते रहेंगे। एक विशेष रिक्वेस्ट रहेगा 11th के विद्यार्थियों से, जितने लोग हमारे वीडियो सेगमेंट से जुड़े हुए हैं और उनको नोटिफिकेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को अगर देखकर उनको लाभ मिलता है, तो आप जरूर इसे लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर करते रहें, जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलता रहे। और लगातार हम 12th के बोर्ड एग्जाम को अगर देखें तो 16 फरवरी से उसके अकॉर्डिंग उधर फोकस है, बट जैसे ही 16 फरवरी के पहले ही हम फ्री होते हैं तो 11th पर अधिक फोकस करते रहेंगे और आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, गुड नाइट।